चैप्टर 5 पार्ट 2 ना, और बुक भी 2 पार्ट 1 कब तो 1 हो गया, कब तो पार्ट 1 हो गया था। हाँ, ये पार्ट 2 है, बुक 2 है, पॉलिटिकल साइंस चैप्टर 5 क्लास 11। कल हम बताए थे कर्तव्य के प्रकार, अधिकार के प्रकार, कर्तव्य अधिकार। मैंने कल आपको अधिकार के 3 प्रकार बताए थे, 3 बताए थे ना, 2 मतलब 3 है ना, प्राकृतिक नैतिक बताए हैं, 1 बाकी है। ठीक है, तो मैंने आपको अधिकार के 3 प्रकार हम बताए थे, जिनमें से जो पहला था वो था प्राकृतिक, इसके बारे में लिखा दिए हैं और पढ़ा दिए हैं, अधिकार। दूसरा है नैतिक अधिकार, और तीसरा है कानूनी अधिकार। कानूनी अधिकार हमको ये तीसरा नंबर वाला पढ़ना है। आपके बुक में कानूनी के 4 प्रकार बताए गए हैं, आपकी किताब के अनुसार कानूनी के भी 4 प्रकार बताए गए हैं, जिनमें से मौलिक हैं, आर्थिक हैं, राजनीतिक हैं। ये 4 प्रकार आपको जो है इसमें देखना है। तो इसको हम करते हैं, ये तो बता चुके हैं कल को। आज के यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं कि यहाँ इसको क्या कहा गया है। तो कॉपी में हेडिंग डाल लीजिएगा, और तीसरा जो है वही स्टार्ट कीजिए कि तीसरा जो अधिकार मेरा था वो था कानूनी अधिकार। कानूनी अधिकार, और कानूनी अधिकार में आपकी किताब के अनुसार आएंगे 4, इसके है 4 प्रकार। तो जो पहला प्रकार है, लिखते चलिएगा आगे और इसमें सुनते चलिएगा। जो पहला प्रकार का बुक में दिया गया है वह है मौलिक अधिकार। मौलिक, और मौलिक अधिकार मैंने कई बार पढ़ा है। मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार को इंग्लिश में बोलते हैं क्या, फंडामेंटल राइट्स। साथ में मौलिक अधिकार अनुच्छेद कितना से कितना में है ये भी जानते हैं, 12 से लेकर 35 के बीच में है। साथ में ये किस देश से लिया गया है इसको भी हमें पता है, मैंने बताया था। और से अधिकार, और से अमेरिका, ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है। तो इतनी सारी बातें आपको इनके साथ एक्स्ट्रा में याद भी रखना है। तो मौलिक अधिकार हम जानते हैं कि मौलिक अधिकारों की संख्या थी हमारे पास 7, सब पता है। 7 में से किसको हटा दिया गया था, संपत्ति अधिकार, राइट टू प्रॉपर्टी को हटाकर अभी जो वर्तमान में हमारे पास मौलिक अधिकार है वो है 6, सबको पता है। जिनमें से आप 6 का नाम लिख लीजिएगा। जो पहला है वो हम लोग का पहला जो अधिकार दिया है वह समानता का अधिकार। समानता का अधिकार, समानता का अधिकार। जो दूसरा है वह है स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार। तीसरा जो है वह है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार। चौथा जो है वह है शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार। 5th नंबर जो है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। और अंतिम जो है 6th नंबर में वह है सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार। सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार। ये मेरे पास 6 मौलिक अधिकार है, जिसको आपको एज इट इज लिखना है अपने कॉपी में। थोड़ा जल्दी लिखिएगा।
हो गया तो बोल दीजिएगा। हो गया। चलिए, आपको इसका ये भी याद है कि मौलिक मतलब इसका अनुच्छेद आपको याद होगा 12 से 35 तक है। तो समांतर अधिकार कितना कितना बीच में है? समांतर अधिकार 14 से 19। 14 से 18। एक हमेशा आगे बढ़ते हो आप, है ना, इसको लिख लीजिएगा साइड में ताकि ये अगर याद हो जाए। अनुच्छेद ये 14 से 18 के बीच में है समांतर का अधिकार। आगे 18 के बाद 19 आता है। तो संविधान हम जानते हैं कितना? 19 से 22। हाँ, 19 से 22 ये अनुच्छेद है, आर्टिकल 22 के बाद आएंगे 23 आएंगे किसमें? शोषण के विरुद्ध अधिकार। ये आएंगे 23 और 24। ये आएंगे अनुच्छेद 23 से 24। 24 के बाद बचता हम लोग का 25। तो 25 हो जाएगा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। कहीं लिखा है 5वां नंबर में, तो 5वां 25 से 28 ये हो जाएगा आर्टिकल 25 से 28 के बीच में धर्म से संबंधित अनुच्छेद दिया गया है। और 28 के बाद 29 30 जो आते हैं वो सांस्कृतिक अंतिम वाले आते हैं। ये अनुच्छेद 29 से 30 आएंगे। तो सर टोटल हमारे पास 35 तक है। तो फिर आगे और ऐसे बढ़ते जाएंगे। और अनुच्छेद 32 जो है एक छोटा है संवैधानिक, ये 32 है अनुच्छेद 32 जो आ जाएंगे वो संवैधानिक उपचारों का अधिकार आपके पास आएंगे। इसको भी आप अपना कॉपी में सामने इसको लिख लीजिएगा। सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार, शिक्षा का अधिकार आपके पास होना चाहिए। हो गया? लिख लिए? फूल पत्ती भेद पत्ती सब निकल जाता है। मिठाई इसको डिलीट कर दे। चलो लास्ट वाला 29 से 30 हो गया। 29 से 30। हो गए? चलो हो गया। ताकि इसको आप बहुत बार बता के रखे हैं। ये जब चैप्टर 1 पढ़े थे तब भी हम बताए थे। संविधान का अधिकार में भी इसको पढ़ाए थे। इसको मिटाते हैं। अब दूसरा जो अधिकार है कानून में, ये था मौलिक अधिकार। ये पहला 4 है, ये मौलिक अधिकार था पहला। अब चलेंगे इसके आगे जो दूसरा है। टोटल 4 है कानून अधिकार में आपके बुक के अनुसार। दूसरा अधिकार हम देख लेते हैं कि दूसरा अधिकार में क्या बातें हैं और कौन सा अधिकार उसका दूसरा कहलाता है। दूसरा है राजनीतिक अधिकार। जो दूसरा वो है राजनीतिक अधिकार। ये दूसरा अधिकार है कानूनी अधिकार के अंतर्गत। इनमें कहा गया है पहला सबसे पहले मत देने का अधिकार। मत देने का अधिकार इसका पहला पॉइंट है, मत देने का अधिकार। दूसरी बात है निर्वाचित होने का भी अधिकार। निर्वाचित होने का अधिकार। और तीसरा नंबर जो है इसका सरकारी पद प्राप्त करने का अधिकार। सरकारी पद प्राप्त करने का अधिकार। ये 3 तो है, तो लिख लीजिएगा। फिर आगे चलेंगे हम लोग। तो इसको लिखिएगा, इसको समझाते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। निर्वाचित होने का अधिकार। और अंतिम है सरकारी पद प्राप्त करने का अधिकार।
हो गया। देखिए पहला दिया है कि राजनीतिक अधिकार, ये कानूनी अधिकार के अंतर्गत दूसरा अधिकार है राजनीतिक अधिकार। इसमें कहा कि मत देने का अधिकार, मत समझते हो, वोट देने का अधिकार हमारे पास जो है ना वो राजनीतिक अधिकार है। अभी तो वोट देने के लायक आप नहीं हो, क्योंकि वोट देने का अधिकार होता है 18 साल के बाद। लेकिन उससे संबंधित कुछ बातें हम जानते हैं, जैसे मतदाता दिवस है ना। मतदाता दिवस कब मनाते हैं? 26 मतदाता दिवस, मतदाता 25 दिवस, राष्ट्रीय मतदाता दिवस यानी नेशनल वोटर डे कब मनाते हैं? 25 जनवरी को। ठीक है, 25 प्रत्येक 25 जनवरी को मतदाता दिवस हम लोग मनाते हैं। इस बात को आपको याद रखना है। तो सबसे पहला जो अधिकार हमारे पास आएंगे वो मत देने का अधिकार। जो भी व्यक्ति हमारे देश में नागरिक हैं, यानी 18 प्लस है और 18 प्लस है, वो सारे व्यक्ति नागरिक हैं और उनको मत देने का अधिकार है और अपना मनपसंद सरकार चुनने का अधिकार है। कभी कभी खुद ही उनको वो भी व्यक्ति जो है निर्वाचित होकर सरकार में अपना पद रख सकते हैं। इसलिए दूसरा लिखा है कि निर्वाचित होने का अधिकार। निर्वाचित और मनोनीत में अंतर हम आपको बहुत पहले बताए कि निर्वाचित किसे करते हैं और मनोनीत किसे करते हैं। मनोनीत और निर्वाचित में क्या अंतर है, तो बताएंगे? मनोनीत जिसको खुद से चुना जाए, अप्रत्यक्ष। हाँ, निर्वाचित मतलब निर्वाचित जिसका वोट, जिसको वोट के द्वारा चुना जाए निर्वाचित, और जिसको अपने ही में से किसी को ग्रुप में से चुना जाए उसको बोलते हैं मनोनीत करना। नॉमिनेट और इलेक्टेड, ये दो बातें हैं, इसको याद रखिएगा। और तीसरा है सबसे इंपॉर्टेंट जो राजनीतिक अधिकार के अंदर आते हैं, वह सरकारी पद प्राप्त करने का अधिकार। भारत में कोई भी हो, अगर वो एलिजिबल है, किसी वैकेंसी में निकले गए बातों के आगे अगर उसका वो एलिजिबल है, उसका योग्यता है, तो वो सरकारी पद को प्राप्त कर सकते हैं। ये उसका राजनीतिक अधिकार है। ठीक है ना। तो सरकारी पद जो चाहे वो प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए उसको योग्यता अपनी रखनी पड़ेगी, तभी वो सरकारी पद को प्राप्त करेंगे। ये तीन बातें हैं राजनीतिक अधिकार के अंतर्गत। तीसरा जो अधिकार है वो देखते हैं। तीसरा अधिकार है नागरिक अधिकार। लिख लीजिएगा, तीसरा अधिकार जो हम लोग के पास है वो है नागरिक अधिकार। नागरिक अधिकार ये हम लोग का पास तीसरा अधिकार है। इसमें क्या बताया गया है, ध्यान सुनिएगा कि पहला है कि देश में कहीं आने जाने की स्वतंत्रता। देश में कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता। और दूसरा जो है वह विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। लिखिए इसको। हो गया। तो नागरिक अधिकार, यहां दिया एक शब्द है नागरिक, और नागरिक समझते हैं। नागरिक भारत में देखो, नागरिक दो प्रकार के होते हैं। मतलब नागरिकता जो होते हैं सिटीजनशिप, वो दो प्रकार के होते हैं। एक होता है दोहरी नागरिकता वाले देश, और एक देश होते हैं जो एकल नागरिकता रखते हैं। एकल नागरिकता का मतलब होता है, हम कई बार बताए हैं कि नागरिकता दो प्रकार के होते हैं। एक होता है एकल नागरिकता, एकल या जिसको बोलते हैं सिंगल सिटीजनशिप। एकल नागरिकता जिसको बोलते हैं सिंगल सिटीजनशिप। और एक होते हैं दोहरी नागरिकता। डुअल सिटीजनशिप। दो प्रकार की नागरिकता किसी कोई देश प्रदान करता है। तो हम लोग का जो देश है वो है एकल नागरिकता, और यूएसए जैसे जो देश हैं वो होते हैं दोहरी नागरिकता रखते हैं। दोहरी नागरिकता का मतलब होते हैं कि एक व्यक्ति के पास दो नागरिक अधिकार होंगे, एक वो देश का और वो व्यक्ति जिस भी राज्य से बिलोंग करता हो उस राज्य का। तो हम जानते हैं कि अमेरिका में कितने राज्य हैं? अमेरिका में 50 राज्य हैं।
क्योंकि उन अमेरिका के जो फ्लैग है झंडे में 50 स्टार दर्शाया गया है। मैंने बहुत बार बताया है। उन्हीं के मुताबिक वहां पर 50 राज्य हैं, 51वां राज्य बनाने की मांग है। वॉशिंगटन डीसी को बात की बात तो देखा जाएगा, बनेगा तो बताया जाएगा। अभी फिलहाल 50 राज्य है, जिस प्रकार इंडिया में 28 है ना स्टेट, कितने स्टेट है इंडिया में? 28 राज्य हैं। तो एक इंसान जैसे हम लोग जो है वो केवल राज्य का कि देश का, सिर्फ देश का नागरिक है, राज्य का नागरिक नहीं है, उसका प्रमाण नहीं, इसलिए हम लोग का होता है एक नागरिकता। अमेरिका में देश का भी नागरिकता रखना पड़ेगा और उस जिस राज्य में रहते हैं उसकी भी नागरिकता उस सरकार से लेनी पड़ेगी, उसको बोलते हैं दोहरी नागरिकता। तो नागरिक का अधिकार में आएंगे कि देश में कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता, कहीं पर भी, जब फ्री में आ जाओगे है, क्योंकि चल जाओ फ्री में कहीं कहीं, फिर बोलना हमारा तो नागरिक अधिकार है, हम तो कहीं भी देश में आ जा सकते हैं सर बात को, तो फिर उसको जेल में बंद करने का अधिकार है कि नहीं, उसका कानूनी अधिकार है। फिर हम बोलोगे जेल में बंद करने का अधिकार है तो हम अपना बेल भी करा सकते हैं, तो फिर वो करेंगे तो सबसे पहले हम तुमको दे देते बढ़िया से, है ना, तो बढ़िया से दे लेगा, स्वागत सत्कार फ्री में कर देगा एकदम एक नंबर, बड़ा सुंदर लगता है। कभी जाके घूम के आना एक बारी, इतना अच्छा करता है ना क्या बताएं। मालिश करेगा ना, कभी पाया कोई मालिश? हाँ जी हाँ देखें, बड़ा सुंदर लगता है, मन एकदम तृप्त हो जाता था, बार बार वहां जाए। तो देश में कहीं भी आने की स्वतंत्रता होनी चाहिए, लेकिन किसी घर न डूब जाना किसी घर, यहाँ नहीं बोला कि देश में किसी के घर घुसने की स्वतंत्रता नहीं, ये बोलने बड़े बढ़िया से पढ़िए, दूध को लाइट जलाए हैं। देश में कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता, ये हमारा नागरिक अधिकार है, लेकिन आपको नियम कानून के अंतर्गत आना जाना है, समझ बात को, तभी वो नागरिक अधिकार कहलाएंगे, नहीं तो वो दूसरा अधिकार हो जाएगा फिर, ठीक है ना, उसका अपना तुम्हारा अपना। विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, यानी आप अपने विचारों को, अपनी बातों को कहीं पर भी रख सकते हो। इसका मतलब ये नहीं कि बढ़िया बढ़िया बातें हम रख दे किसी के सामने, तो फिर बढ़िया बढ़िया वो भी बातें आपको देंगे, क्योंकि उनके पास विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, क्योंकि वो भी इसी देश का नागरिक है, हम भी इसी देश का नागरिक है। तो अच्छा अच्छा विचार दीजिएगा तो अच्छा अच्छा विचार भी आपको मिलेगा। तो सोच समझ के भैया, नागरिक अधिकार बहुत डेंजरस अधिकार है, ठीक है ना, ये देख लीजिए, दोनों बातों को फर्क समझिएगा, दोनों बातों को याद कर लीजिएगा। तीसरा जो अधिकार है, तीसरा नहीं चौथा ना, अंतिम फोर्थ नंबर जो है वो है आर्थिक अधिकार। आर्थिक अधिकार ये चौथा और अंतिम है, फोर्थ नंबर का है आर्थिक अधिकार। अर्थ, और मैं कई बार होता है अर्थ में क्या होता है, अर्थ मतलब ही होता है पैसा, ठीक है, अर्थ मतलब पृथ्वी पे होता है, लेकिन यहाँ इकोनॉमिक्स के टर्म में होता है, अर्थ मतलब होता है पैसा, मनी जिसको बोलते हैं। तो आर्थिक अधिकार के अंतर्गत दो बातें हैं, पहला है काम करने का अधिकार, काम करने का अधिकार, और जो दूसरे आएंगे वो होंगे संपत्ति खरीदने का अधिकार। संपत्ति खरीदने का अधिकार, ये दो ही बातें हैं आर्थिक अधिकार के संबंध में, जो आप दोनों को लिख लीजिए और दोनों को हम लोग सुन लेते हैं, लिख लिए होंगे। तो आर्थिक, अर्थ मतलब पैसा, मनी जिसको बोलते हैं। यहाँ देखिए, काम करने का अधिकार, सबों के पास एक अधिकार है कि आप काम कर सकते हैं, लेकिन हम लोग का संविधान में दिया भी क्या है कि 6 से लेकर 14 वर्ष की आयु वाले बच्चों को किसी भी फैक्ट्री में, किसी भी खदान में, किसी भी ऐसे जगहों पर जहां पर हानिकारक गैसें या हानिकारक उनके लिए हानि वाला जीवन हो, वहां पर बच्चों को काम करने से मना है। आप जानते होंगे 6 से 14 साल की उम्र में बच्चे, ये मौलिक कर्तव्य है जो 11 नंबर में आते हैं। तो वो काम करेगा, काम को ये किसके दिया गया है, नागरिक को दिया गया। जो 18 साल के ऊपर के हैं वो कोई सा भी काम कर सकते, कोई सा भी। अगर काम करेंगे तो काम क्यों करते इंसान, पैसा कमाने के लिए। पैसा कमाओगे तो फिर आप क्या कर सकते हो, संपत्ति भी कर सकते हो। इसलिए यहाँ लिखा कि काम करने का अधिकार, ये हमारा आर्थिक अधिकार है, और साथ में अगर काम करोगे तो पैसे आएंगे, पैसे आएंगे तो आप संपत्ति भी खरीदने का अधिकार रखते हो। तो संपत्ति, कोई सा भी संपत्ति आप कर सकते हो। संपत्ति कोई सा भी, गाड़ी घोड़ा मकान दुकान सब खरीद लेना, सब ठीक है ना, ये संपत्ति का अधिकार है। कोई दिन हमारा कोचिंग खरीद लेना, इतना संपत्ति नहीं जुटाना भैया कि हमारा कोचिंग कर दो, कोई दिन नहीं खरीदिएगा तो फिर हम काम करने चले जाएंगे। बेटा नहीं क्या इसको हो गया। तो ये कानूनी अधिकार 4 बता दिए, यानी अधिकार के 3 प्रकार मैंने आपको बता दिया। पहला है प्राकृतिक, दूसरा है नैतिक और तीसरा है कानूनी। कानून के अंदर अभी 4 में बताया। सबसे पहले क्या बताया, मौलिक,
सेकंड क्या बताएं? सेकंड क्या बताएं? राजनीतिक। राजनीतिक। तीसरा नागरिक। चौथा अभी होता है आर्थिक। ये चारों मैंने आपको समझा दिया, बता दिए। इसके आगे में चलते हैं कि और क्या बातें हैं। उधर उधर रखो ना। देखिए आप चलते आगे में, अधिकारों की दावेदारी। दावेदारी, दावेदारी समझते हो? अधिकारों की दावेदारी। अरे दावेदारी बुझते हैं कि नहीं? दादाजी मौका नाम सुने हो? बोल रहा दादागिरी। दादागिरी, वाह। दादागिरी मतलब जैसे कैसे? मतलब जबरदस्ती। जबरदस्ती, वो दादागिरी, वही दावेदारी। हाँ कह सकते हो। दावेदारी मतलब होता है, मैंने आपको जब स्टार्टिंग में चैप्टर पढ़ाया तब बताए थे कि अधिकार किसी व्यक्ति के द्वारा की गई मांग है। बताते कि नहीं बताते कि अधिकार किसी व्यक्ति के द्वारा की गई एक प्रकार की मांग है, यानी डिमांड है, यानी हक है। बताए थे ना? और अगर कोई व्यक्ति किसी भी चीजों की मांग, डिमांड, हक रखता है या करता है, तो वहां पर होती क्या बात है कि वो मांग समाज के कल्याण के लिए हो। बताए थे? यानी सार्वभौमिक कल्याण। बताए थे? अगर सार्वभौमिक कल्याण है तो उसको समाज भी स्वीकृत करेगा, जिस समाज में रह रहे हो, और जिस राज्य में रह रहे हो वो राज्य सरकार भी क्या करेंगे? उसको मान्यता प्रदान करेंगे। बोले थे ना? तब ही वह अधिकार, मतलब वह मांग आपका अधिकार कहलाएगा। जो अधिकार आपके द्वारा मांगे गए हो और राज्य सरकार उसको मान्यता ना देता हो, समाज स्वीकृत नहीं करता हो, और साथ में वो समाज के कल्याण के लिए सार्वभौमिक कल्याण नहीं रखता हो, वह मांग नहीं कहलाएगी। लिखाए थे? लिखाए थे? वही बात है, लिखा है कि कुछ अधिकार हमारे पास ऐसे हैं जिनकी दावेदारी हम कर सकते हैं। दावेदारी मतलब कर सकते हैं कि ये हमारा ही है। आए बात समझ में? हक जिसको रखता है। जैसे यहां पर वो 3 बातें बताएंगे जिसमें आपको पता चलेगा कि कौन सा अधिकार की दावेदारी, मतलब वो हमारे आसपास नहीं है लेकिन उसके लिए हम लड़ाई कर सकते हैं। समझ बात को? वो मेरे घर का नहीं है लेकिन उसके लिए हम दूसरे से लड़ाई कर सकते। दूसरे से मतलब किससे? सरकार से, सिस्टम से लड़ाई करके उसको अपने लिए प्राप्त कर सकते हैं। जैसा है जो अधिकार की दावेदारी में जो पहले आएंगे वो है कि सार्वभौमिक। तो लिख लीजिए कॉपी में कि सार्वभौम अधिकार। सार्वभौम अधिकार, सार्वभौम अधिकार। दूसरा आएंगे शिक्षा का अधिकार। शिक्षा का अधिकार। और तीसरा जो आएंगे वो आएंगे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। ये 3 बात जो है वो अधिकारों की दावेदारी से संबंधित है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। इतना सामने बैठे हो, अगरबत्ती भी लगा अपने सामने, धुआं भी बढ़िया से छाछा ले रहे हो, फिर वो कैसे क्या आ रहा है? मतलब हो गई? सबसे पीछे उसको काहे के लिए बैठा दिया? कितना किसको? अजय को बैठा हमारा पड़ोसी को। हम थोड़ी बिठाए। तुमने बिठाया एक बेंच में रखा है। हाँ, खाली देखो अधिकारों की दावेदारी में पहला आएंगे सार्वभौम अधिकार। सार्वभौम अधिकार मतलब होता है कि सभी के लिए बराबर अधिकार। आए बात समझ में? देश में जो भी नागरिक हैं, जैसे हो गया मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार एक सार्वभौम अधिकार है क्योंकि ये देश के प्रत्येक लोगों को मिली हुई है, कोई भी इससे वंचित नहीं है। अगर आपको पढ़ाए थे, अगर किसी को लगता है कि सार्वभौम मतलब मौलिक अधिकार में से कोई भी अधिकार हमारा हनन हो रहा है या फिर वंचित हम उस अधिकार से हैं, तो हम किसके पास जाएंगे मांगने के लिए? सुप्रीम कोर्ट दायर कर सकते हैं। उसके बाद वहां से आपको क्या मिलेगी? तुरंत मिल जाएगा कि लो भैया घर लेके जाओ। दूसरा है शिक्षा का अधिकार। शिक्षा मतलब देखो देश में शिक्षा की लेने की यानी शिक्षा प्राप्त करने की कोई उम्र नहीं होती। उम्र होती है? कोई उम्र नहीं। जैसे आपको याद होना चाहिए, बहुत पहले चला भी था, अभी भी चल रहा है कि नहीं इसको आइडिया नहीं है, प्रौढ़ साक्षरता।
प्रौढ़ मतलब वृद्धों की साक्षरता, वृद्धों को यानी बूढ़े बूढ़ियों को शिक्षित कीजिए। पुराने जमाने में बूढ़ी लोग यहीं पे हम लोग ऐसे बहुत सारे ऐसे हैं जिनके घर के बूढ़े दादा दादी माता पिता लोग कम पढ़े लिखे हैं या फिर नहीं पढ़े लिखे हैं। क्या सबके घर में पढ़े लिखे हैं? क्या ग्रेजुएट है, ऑफिसर नहीं है, नहीं होते हैं। तो पहले शिक्षा को उतना महत्व नहीं दिया जाता था। आपको पता होना चाहिए पहले शिक्षाओं में भेद होता था। महिलाओं को यानी लड़कियों को शिक्षित नहीं करना, पुरुषों को शिक्षा देना मतलब लड़कों को, क्योंकि लड़कों को शिक्षा दोगे तो लड़का घर में पैसे लाएंगे। महिलाओं को यानी लड़कियों को शिक्षा दोगे तो ज्यादा बुद्धि हो जाएगा, वो फायदा नहीं उसके पीछे वेस्ट करके पाए, क्योंकि उसको अंत तो वही काम करना है जो यहाँ करते हैं, यानी घर के कामकाज, जो कि गलत सोच है, नहीं ऐसा होना चाहिए। तो वो चीज को तोड़कर आज शिक्षा का अधिकार देखो सबके पास है। अगर आपको भी लगता है बच्चों को कि हमें शिक्षा से वंचित करा जा रहा है, तो आप भी अपना शिक्षा का अधिकार को लेने के लिए कहाँ जा सकते हो? निकट के आप जिस राज्य में रह रहे हो उस हाई कोर्ट में, पहले लेवल होता ना, जिला कोर्ट, हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट, ऐसे लेवल में जाकर आप शिक्षा के अधिकार को प्राप्त कर सकते हो। लगता है ऐसा तब, और लग रहा है कि शिक्षा हमें बढ़िया तरीके से मिल रही है तो दिक्कत नहीं है, अन्यथा अपील कर सकते हो। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मतलब बोलते हैं कि हम जो है आजाद देश में जन्म लिए हैं, तो हमारा अभिव्यक्ति जो है, हमारा जो स्पीच है, थॉट्स है, जो बातें हैं, वो भी हम लोग क्या है, वो भी स्वतंत्र है। तो हम कहीं पर भी स्वतंत्र बातें यानी अपना बात को रख सकते हैं, विचार को रख सकते हैं, लेकिन ऐसी विचार जिससे किसी को नुकसान ना हो, ऐसे बात जिससे देश खंडित ना हो, ऐसी बातें जिससे देश में आंतरिक मामले ना भड़क जाए, उपद्रवी ना हो जाए, तो ही अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आपके पास है। अन्यथा अगर आपको ऐसा बात बोल दी है जिससे देश में दंगे भड़क गए या गुटों के बीच में मारपीट शुरू हो गया, तो वो बातें आपकी स्वतंत्रता के विरुद्ध में है। ये 3 बातें आपको याद रखना जिसका दावेदारी हम कर सकते हैं। इसको मैं हटाता हूं और दूसरा लिखते हैं। अब देखिए एक अधिकार आएंगे जिसको आप अधिकार तो बोलते हो, लेकिन वास्तव में देखा जाए तो वो आपके पास वो अधिकार है ही नहीं। यानी कुछ कार्यकलाप, हेडिंग में लिखते चलिएगा कि कुछ कार्यकलाप या कुछ क्रियाकलाप, एक ही बात है, कुछ क्रियाकलाप, एक्टिविटी, क्रियाकलाप जो अधिकार के श्रेणी में नहीं आते, जो अधिकार की श्रेणी में नहीं आते, आप उसको अधिकार बोलते हो लेकिन वो वास्तव में अधिकार नहीं है, नहीं आते हैं। यानी इसको मैं लिखूं तो पहले बोलूंगा फिर लिखूंगा, देख लीजिएगा यहां क्या कहा है कि कुछ क्रियाकलाप ऐसे हैं जो आप ही के द्वारा किए जाते हैं और जिनको आप बड़े शान से गर्व से कहते हो मेरा अधिकार है, लेकिन वो वास्तव में देखा जाए तो वो अधिकार है ही नहीं। किसको आइडिया है कि मैं क्या बात कर रहा हूं? नहीं आइडिया? चलो देखो, तो यहां पर दिखा गया है कि आप दिन भर में बहुत सारी एक्टिविटी करते हो, दिन भर में बहुत सारे काम करते हो, खाना खाना, पढ़ाई करना, सोना, नहाना, आना जाना, बहुत सारे होमवर्क बनाना, ट्यूशन आना, कोचिंग कॉलेज जाना, फिर वापस आना, बहुत सारे कार्यकलाप। उन्हीं के बीच में आपको पता नहीं कभी कभी कुछ ऐसी भी क्रियाकलाप हमारे द्वारा हो जाती हैं जो अधिकार नहीं है और उसको बड़ी शान फन करता अधिकार है। अगर आप उसको रोकने जाओ तो वो उल्टा आपको सुनाएंगे। तो वही दिखाते हैं। तो सबसे पहले यहां इसको लिख लीजिएगा, फिर आगे उसी में डिटेल में चर्चा करेंगे हम। तो लिखिए सबसे पहले क्या लिखना है कि वैसे क्रियाकलाप, लिखिएगा वैसे क्रियाकलाप, वैसे क्रियाकलाप जो प्रायः हम इंसानों के द्वारा किया जाता है जो समाज के स्वास्थ्य और कल्याण के लिए हानिकारक हो या नुकसानदेह हो।
नुकसान देह हो। ठीक है, जैसे में लिखिएगा, पहले इसे लिखिए, नुकसानदेह हो, नुकसानदेह, हार्मफुल, जो कतई अच्छा नहीं होता है। हो गए? हो गया तो सुनिएगा कि कुछ क्रियाकलाप ऐसे हैं जिसको आप अधिकार बोलते हो, लेकिन वो अधिकार वास्तव में है नहीं। यानी उसका डिफाइन कैसे किए हैं कि वैसे क्रियाकलाप जो प्रायः हम इंसानों के द्वारा, मतलब आप ही के द्वारा, हमारे द्वारा ही किया जाता है, जो समाज के स्वास्थ्य और कल्याण के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। नुकसान देह हो। आप तो आपको लग रहा है इसको पढ़ने के बाद आपका इसका एग्जाम्पल आप समझ गए होंगे। जैसे शराब और गाड़ी चला, जैसे धूम्रपान, सिगरेट ना बोल के धूम्रपान अच्छा लगेगा, है? जो करते हैं उसको थोड़ा इज्जत फील होगा कि अच्छा बात हो रहा है। सिगरेट में तो खराब सा सुनने लगता है कि वैसे तो धूम्रपान करते हो तो भी थोड़ा फूल के हो जगह ऐसे हाँ धूम्रपान करते हैं। सिगरेट बोलोगे सिगरेट पीते हो तो तुम पर चढ़ जाएगा, मारने लगेगा, ऐसे बोलते हो। धूम्रपान बोलो उसको थोड़ा खुशी फील होगा, फुल इज्जत मिलेगा भाई को, है? धूम्रपान बोलिए, इसलिए हम भी डायरेक्ट लिख रहे हैं धूम्रपान। धूम्रपान करना यह बहुत बड़ा अधिकार है हमारा। उसके बाद ये पहला अधिकार, दूसरा है नस्ली दवाओं का सेवन, यानी जो प्रतिबंधित दवा है उनका भी सेवन करना, एक्सेट्रा बहुत चीजें हैं। जैसे गुटखा, हाँ जी, और नहीं बोलेंगे, इतना ही काफी है, इतना समझ जाना, बाकी अपने में जोड़ लेना। ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे बातें निकलेंगी, तो इसको लिखिए, फिर अभी बात करते हैं इस पर हम। भैया चलिए, तो ये सब क्रियाकलाप आपको देख के लग रहा है कि ये किसी भी समाज के स्वास्थ्य और खुद के स्वास्थ्य और खुद के घर का कल्याण या आपके पड़ोस का समाज का कल्याण हो सकता है या देश का कल्याण हो सकता है नहीं, लेकिन सबसे ज्यादा पैसा इसी में है और सबसे ज्यादा आदमी पैसा बर्बाद भी इसी में करता है। धूम्रपान करना, सिगरेट ना बोलेगा, धूम्रपान बोलना। और अगर फिर भी उनको जो समझ में और इज्जत देना है तो श्वेत लंब दंडिका बोल देना, आधा लंब दंडिका, बढ़िया बात है, उसको बहुत अच्छा लगेगा, श्वेत लंब दंडिका। तो धूम्रपान करना हम सोचते हैं कि हम लोगों का अधिकार है। बहुत लोगों का धूम्रपान करना आदत बन गया, एडिक्ट हो गया। धूम्रपान नहीं करेंगे तो उनको नींद लगेगा, बेचैनी लगेगा। देखोगे अपने आस पड़ोस में, घर बोलेंगे तो आप धमकाओगे, घर में नहीं बोलेंगे, आस पड़ोस में देखोगे, अपने दोस्तों में भी देखे होंगे। धूम्रपान अगर नहीं करेंगे तो उनका बेचैनी होगी, ऐसा लगता है कि उसका प्राण छूटे जा रहा है जी। पिक्चरों में देखा होंगे, हजीराम जी देखे कि नहीं? थोड़ा सा सैड हो गया तो तुरंत सिगरेट मंगा दिए। हाँ, थोड़ा सैड हो गया तुरंत सिगरेट मंगा दिए। बहुत जानकारी है इसको जानकारी बहुत है भाई, जब आओ यहाँ जानकारी कूट के भरी है, थोड़ा सैड, हमको तो नहीं पता ये सब। तो धूम्रपान नहीं करेंगे। धूम्रपान और वो साथ में है ये वाला, क्या नाम है, तंबाकू, वर्ल्ड नो टोबैको का बनाते हैं 31 मई 31 मई को। तो ये सब करना, ये सब नहीं करेंगे तो पसीने छूटेंगे। सुबह जब जाएंगे तब भी, जब तक सिगरेट नहीं लेंगे ना और जब तक खैनी नहीं रगड़ेंगे ना तब तक ना होगा। खाना खाता है उसके बाद भी वो सब एंजाइम जो निकलते हैं ना, वो रस वो पाचन को मजबूत बनाता, उनके लिए, हमारे लिए नहीं, उनके लिए जो इसका एडिक्ट हो चुका है। तो धूम्रपान करना बहुत अच्छा लगता है उन लोगों को जिनको लगता है कि ये हमारा अधिकार है। नस्ली दवाओं का सेवन करना, जो दवा प्रतिबंधित है, जिसको सरकार ने मना कर रखा है, उस सब दवाओं का सेवन करना। साथ में गुटखा तो आम बातें, दिलरुबा 5 टका मस्त, क्या दिन भर
दिन भर इधर उधर चलते रहेगा हैं? लाल हो गया स्टेशन। कोई चीज छपा था सीढ़ी में, कोई चीज छपा था, वो डगिया है, वो डगिया, वो पक्षियों ने दिख रहा है हमें, इतना गुटखा का खूब गिरा हुआ पिक। तो ये सब हार्मफुल है, नहीं करना चाहिए, फिर भी लोग करते हैं। समझ आपको? हर जगह आप देखोगे अपने समाज में, हर जगह ये सब आदमी मिल जाएंगे। ये सब आदमी जो है ना, ये सब अच्छे भगवान सब मिल जाएंगे आपको, हर गली गली में देखना मिल ही जाएगा। और अभी तो ट्रेंड चला है, अभी तो एकदम सब कोई थोड़ा सा कहीं पार्टी सार्टी ना हुआ, तुरंत अपना अपना हिसाब कर लिया, कितना खर्चा होगा, वही फेयरवेल पार्टी मांगो 50 टका, ज्यादा हो रहा है। भैया पैसा से आता है, पैसा बोल दीजिए। ज्यादा हो रहा है, वही बोलो आज पार्टी है, कितना कितना हो रहा है, मिला पैसा तुरंत 100 150 बोलेगा नहीं अब दाम बढ़ गया 220 टका हो गया है। हाँ 3 क्वालिटी के हैं, 200 रुपया में, 210 रुपया में, 220 रुपया में, 3 क्वालिटी है, कौन सा लेना है? ज्यादा दाम 220 ही लाओ, है कि नहीं? बढ़िया लगेगा गॉड वाइजर वाला, ऐसे क्या करोगे? ये सब है हम लोग के देश में हानिकारक चीजें जिसको आपको रोकनी है, लेकिन नहीं रोकते हैं। एक बार की बात सुन लो, हम जा रहे थे साइकिल से, बहुत पहले की बात है, अभी हिम्मत नहीं, अभी बहुत हिम्मत है, उस टाइम देखो साइकिल में तब हिम्मत हमारा देखो कि हम क्या देख रहे हैं कि एक लड़का जो है छोटा सा है, इतने को ही है, मतलब उम्र बड़ा है कि बढ़ नहीं रहा था, हम बढ़ गए थे, छोटा दिख रहा था तो हमको लगा छोटा है, लेकिन वो बढ़ नहीं रहा था। हम चल गए, देखो उड़ा रहा है पब्लिक प्लेस में, सब लोग देख रहा है, कोई कुछ बोल नहीं रहा है, क्योंकि उसका मुंह उसने देख लिया है, क्योंकि वो डेंजर दिख रहा था। और हमने उसका पीठ देखा तो हमको लगा छोटा बच्चा है, हमने कहा इसे तो भिड़ जाएंगे हम, नजर में सबका हीरो भी बन जाएंगे हम। लेकिन गए तो भिड़ने सही, हम सबसे पहले हम गए पीछे साइकिल एकदम खड़ा किए, स्टेट में डबल स्टेट लगाए, समझे कि नहीं, और आगे से गए सिगरेट छीन के फेंक दिए। उसके बाद घूरा आदमी, उसका मुंह देख के हम भी खामोश हो गए, ना डेंजरस, ना पूछो कितना मारा हमको, भगवान कसम बहुत मारा, कभी नहीं रहे कुछ नहीं। तब हम बोले, फिर उसको साइड में ले गए, भैया मारिए मत, इज्जत का फालूदा हो जाएगा, हम हीरो बनने आए थे, आप तो हमें शक्ति का बना रहे हैं, फिर जाए तो भूल हो गया। उसके बाद फिर उसको समझाए तो समझ गया, हम बोल दे कि देखो हम टीचर हैं, हम सब जानते हैं, ये सब चीजें हानिकारक है, ये सब नहीं करना चाहिए। फिर वो भी थोड़ा आदमी समझदार था, समझ गया, पहले मार दिया फिर समझा, है कि नहीं? तो हर जगह हिम्मत थोड़ा करनी है, हिम्मत नहीं करोगे तो कुछ भी आसानी से मिलने वाली चीजें नहीं है। समझ बात को? इस देश में फालतू आदमी बहुत भरे पड़े हुए हैं, उन फालतू आदमियों को के बीच में आपको एक सुधारने के लिए जाना पड़ेगा। जब तक आप डर डर के रहोगे तब तक आपको हमेशा लूटते जाएंगे। वो कहावत नहीं सुने थे लोग, कांटी वाला कहानी नहीं सुने? वो कांटी वाला, जो कांटी है वो सीधा रहेगा, उसको जल्दी ठोकाएगा, कारपेंटर उसको ही उठाएगा सबसे पहले, एक ही बार मारेगा अंदर, और जो कटिया टेढ़ा रहेगा पहले से ही, वो कांटे कारपेंटर भाई इसमें क्या टाइम नष्ट करेंगे, उसको फिर सीधा करोगे ना हटाओ। इसलिए इंसान समाज में टेढ़ा बनना जरूरी है। अब इतना टेढ़ा नहीं कि तुमसे सब आदमी भिड़वे न करे, डरे लगे, टेढ़े के लिए टेढ़ा बनिए, सीधा के लिए सीधा ही बन कर रहिए, समझे कि नहीं? सीधा ही हमेशा बन कर रहेगा, बाबा बन कर रहेगा ना, तो हमेशा तुमको ना पूजा करके चला जाएगा, मतलब मंदिर का घंटी से सब चल जाता है, वैसे मंदिर घंटे समझ के तुमको बजा के चल जाएगा। तो थोड़ा टेढ़ा बनेगा तो फिर कोई छुएगा नहीं, बोलेगा नहीं त्रिशूल है बाबा का, शिव भगवान का, ऐसे छुएंगे तो भस्म हो जाएंगे, समझेंगे? ऐसे बनना बस घंटी ना बनेगा तो टटरवान चल जाएगा। तो बोल दिया घंटी ना बनेगा, घंटी बनना बहुत हानिकारक है कि नहीं? नहीं तो घंटी, बेल के गले में भी घंटी बंधा रहता है, तब जान जाते हैं कि बेल आ रहा, सब घर में जितना भी चीजें हैं बाहर में तो समझ करते, क्यों नहीं तो खा जाएगा आपको, समझो? ऐसे भी याद रखेंगे। आगे लिखिए, चलो फालतू बात नहीं करेंगे, आगे लिखिए अधिकार राज्य। अधिकार और राज्य में क्या अंतर है? अधिकार राज्य से कैसे संबंधित है? अधिकार राज्य, अधिकार और राज्य, देखिए अधिकार एकमात्र राज्य की सृष्टि है। पहला जो बातें इसमें लिखा है कि अधिकार जो है एकमात्र राज्य की सृष्टि है, सृष्टि है। दूसरा, किसी अधिकार का कोई अस्तित्व नहीं,
किसी भी अधिकार का कोई अस्तित्व नहीं है जब तक उसे राज्य सरकार मान्यता ना दे। जब तक उसे राज्य सरकार मान्यता ना दे। तीसरी जो बातें हैं वो है कि राज्य अधिकारों को शक्तिशाली भी बनाता है, और इसके दुरुपयोग होने से रोकता भी है, और दुरुपयोग से रोकता भी है। और अंतिम जो पॉइंट है वो है अधिकारों की रक्षा राज्यों का दायित्व है। पहले लिखिए, फिर उसको लाते लिखा देंगे, पहले इसको समझा देंगे, फिर इसको लिखेंगे। 4 पॉइंट है, लिखिए इसको। हो गया? सुनिएगा। पहला बात क्या लिखा? अधिकार राज्य। कहते हैं अधिकारों का सृष्टि, समझते हो? सृष्टि मतलब उसको वो ओरिजिन कहां से हुआ है, उसको जन्म किसने दिया है? तो अधिकार राज्य ही जन्म देते हैं। मतलब राज्य सरकार अगर चाहेंगे तो अधिकार है, राज्य सरकार ना चाहेंगे तो अधिकार नहीं है। वही चीज दूसरा लिखा है यहां सुनिएगा। अधिकार एकमात्र, ओनली वन, राज्य की सृष्टि है, यानी राज्य ही अधिकार को बनाता है। पहला बात, किसी भी अधिकार का कोई भी अस्तित्व नहीं या कोई भी महत्व नहीं है कब तक कि जब तक उसे राज्य सरकार मान्यता, यानी हम बताते हैं बिल, कानून कब बनता है? जब उस पर अंतिम राष्ट्रपति साइन कर देता है। बोलते हैं जब तक राष्ट्रपति साइन नहीं करेंगे, चाहे लोकसभा राज्यसभा से क्यों ना पारित हो जाए, जब तक राष्ट्रपति साइन नहीं करेंगे तब तो वो कानून मतलब बिल कानून नहीं बना, इम्प्लीमेंट नहीं हो सकता, लागू नहीं हो सकता है ना। वही लिखा है यहाँ पर कि जब तक राज्य उस पर मोहर न लगा दे, साइन नहीं कर दे, तब तक वो अधिकार नहीं कराएंगे। ये बात हो गया। अंतिम है कि राज्य अधिकारों को शक्तिशाली भी बनाता है, यानी पावरफुल। और साथ में अगर देखेंगे राज्य सरकार के अधिकारों, जो अधिकार राज्य सरकार के द्वारा दिए गए हैं उनका दुरुपयोग हो रहा है, तो उनको उन अधिकारों को रोक भी सकता है। यह राज्यों का ही दायित्व है, क्योंकि यहाँ लिखा गया कि अधिकार को बनाता कौन है? राज्य सरकार ही बनाता है। तो उसको रोकेंगे भी कौन? राज्य सरकार ही रोकेंगे। और अंतिम जो चौथा पॉइंट है वो लिखिएगा कि अधिकारों की रक्षा करना राज्यों का दायित्व है। लिख लीजिएगा अंतिम पॉइंट में कि अधिकारों की रक्षा करना, चौथा नंबर पॉइंट है कि अधिकारों की रक्षा करना राज्यों का दायित्व है। ये 4th नंबर पॉइंट आएगा, उसको लिख लीजिएगा। चौथा नंबर पॉइंट में अधिकारों की रक्षा करना राज्यों का दायित्व है। ठीक है? अधिकारों की रक्षा करना राज्यों का दायित्व, लायबिलिटी राज्यों का ही है। चौथा नंबर है, हेडिंग नहीं है, चौथा नंबर पॉइंट था उसका, ठीक तो लिखा है। हो गया, बिठो में याद है। चलिए अब चलते हैं कि अधिकार तो हमारे पास दिए गए हैं, लेकिन वो अधिकार और भी ज्यादा शक्तिशाली कैसे हो सकता है? फिर सुन लो कि हमारे पास अधिकार दिया गया है, हम चाहते हैं कि वो अधिकार और ज्यादा शक्तिशाली हो, तो वो कौन, कैसे वो अधिकार शक्तिशाली हो सकते हैं? तो हेडिंग क्या करना है कि अधिकार को शक्तिशाली और शक्तिशाली कैसे बनाया जा सकता है, कैसे होते हैं अधिकार और शक्तिशाली कैसे होते हैं? ये हेडिंग है, कैसे होते हैं। सबसे पहले जो बात आएगी वो आएगी कि जिस अधिकार की आप डिमांड कर रहे हो, मांग कर रहे हो, वो संविधान में लिखित होना चाहिए। संविधान में लिखित होना चाहिए, तो
तो संविधान में उसका वर्णन होना चाहिए संविधान लिखित। पहला आएंगे संविधान लिखित हो। दूसरा आएंगे कि स्वतंत्र न्यायपालिका अधिकारों की संरक्षक करता हो। स्वतंत्र न्यायपालिका अधिकारों का संरक्षक। तीसरी जो बात आएगी वो संघात्मक सरकार और शक्तियों का विभाजन। संघात्मक सरकार और शक्तियों का विभाजन। चौथा जो आएगा जनता की स्वतंत्र प्रेस। चौथा आएंगे जनता की जागरूकता। इसको लिख लीजिएगा आप। हो गई। देखिए यहां लिखा है कि अधिकार को और शक्तिशाली कैसे बनाया जा सकता है, यानी जिस अधिकार की आप मांग कर रहे हो सरकार से, राज्य से, समाज से, वो और ज्यादा पावरफुल कैसे हो सकता है कि अगर वो संविधान में लिखा होगा, अगर संविधान में उस अधिकार का वर्णन किया गया होगा तो और ज्यादा वो शक्तिशाली कहलाएंगे, क्योंकि वो संविधान में लिखा हुआ है। इसीलिए मौलिक अधिकार को जब आप सुप्रीम कोर्ट से मांगने के लिए जाते हो तो आपको तुरंत मिल जाती है, क्योंकि वो संविधान में लिखा हुआ है। ठीक है ना। दूसरी बात, स्वतंत्र न्यायपालिका अधिकारों का संरक्षण होना चाहिए। स्वतंत्र न्यायपालिका में जब न्यायपालिका चैप्टर पढ़ाया था, यानी सरकार के 3 अंग, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, पढ़ाया था कि नहीं? 3 अंग में यहाँ न्याय दिया और मैंने बताया था कि न्यायपालिका एक अलग प्रकार का जो है अंग है। इनकी जब स्थापना करी गई थी तब ये कहा था कि हमको स्वतंत्र दिया जाए और साथ में हम निष्पक्ष रहेंगे। तब से लेकर आज तक न्यायपालिका स्वतंत्र है, यानी किसी के दबाव में अगर काम नहीं करती, और निष्पक्ष मतलब ये किसी में भेदभाव नहीं करता है। दोषी को सजा मिलेंगे, जो निर्दोष है उनको रिहाई मिलेगी। ये न्यायपालिका का कार्य है। तो न्यायपालिका क्या करती है? न्यायपालिका एक स्वतंत्र है और निष्पक्ष है। ये सब आपके सभी अधिकारों का क्या करती है? संरक्षण का मतलब ये जो है रक्षा करती है। न्यायपालिका संघात्मक सरकार और शक्तियों के विभाजन। संघात्मक सरकार और शक्ति के विभाजन मतलब होता है कि हमारे देश में एक तो है केंद्र दिल्ली और राज्य है 28 स्टेट है कि नहीं, 28 राज्य। तो 28 राज्य में देखो 28 राज्य का 28 राज्य में अपना खुद का सीएम और खुद का गवर्नर राज्यपाल सभी राज्यों में होते हैं। और साथ में स्टेट और सेंटर में, केंद्र में और राज्य में उसके बीच में शक्तियों का बड़ा सुंदर से विभाजन भी करा गया है। दोनों अलग अलग काम करते हैं और लेकिन दिल्ली के यानी इस केंद्र के दिशा निर्देश में ही राज्य क्या करते हैं? सारे काम को अंजाम देते हैं। ठीक है ना। कोई भी चीजें हो तो उनको पूछ के ही सारा काम होता है। तो ये संघात्मक सरकार और शक्ति विभाजन इस प्रकार होते हैं। स्वतंत्र प्रेस। स्वतंत्र प्रेस मतलब क्या होता है? प्रेस समझते हो? मीडिया, अखबार, पहले जमाने में रेडियो, टीवी, इस सब हो गया, मोबाइल में भी सोशल मीडिया बहुत प्रकार के है ना। वो उसकी आजादी यानी उसकी स्वतंत्रता होनी चाहिए। चौथा स्तंभ हमारे देश का ये प्रेस ही है। आपको पता, चौथा स्तंभ प्रेस ही है। तो ये हमारी आजादी होनी चाहिए। तो देखते हो प्रेस वाले, मीडिया वाले कहीं पर भी जाकर किसी से भी इंटरव्यू करा लेते हैं या कर सकते हैं, उसको रोकना आपके अधिकार में नहीं है। तो ये स्वतंत्र प्रेस होनी चाहिए। ये कोई सारी बातें हमारे पास सही है। ये सब बातें संविधान लिखित है, लिखा हुआ बिल्कुल है। न्यायपालिका स्वतंत्र निष्पक्ष है, बिल्कुल है। हमारे देश में एक राज्य है, 28 को एक है केंद्र, 28 राज्य और सबके बीच में शक्ति को डिवाइजन किया गया है, सही है। स्वतंत्र प्रेस है, ये भी सही है। अंत थोड़ा पढ़ के दिखे तो अंत में क्या लिखा है? जनता की जागरूकता, कॉन्शियस ऑफ पीपल। क्या जनता की जागरूकता हमारे देश में है? अगर जनता जागरूक होती तो देश हम लोग का विकासशील नहीं, विकसित होती। जनता की जागरूकता नहीं है, जिस कारण से अमीर और अमीर बन रहे हैं, गरीब और गरीब होते जा रहे हैं। क्योंकि यहां पर 500-500 और एक रुपये में
जनता बिक जाता है। देखो ना, 5-5 समझ में, एक को समझ गया ना, खुल के की बताए। हाँ, कुछ नहीं होगा उससे। राय बोल रहा ना, रमेश, हाँ, उससे कुछ नहीं होने वाला है। डबल कर दो। हाँ, बिक जाता है कौन? जनता। 820 रुपया लेता है ना। बड़ा गहरा दोस्ती है लगता है इनके साथ। हाल फिलहाल बना है, ताल्लुकात बहुत दोस्ती है, बहुत गहरी वाली है। दाम भी जानते हैं। वाह, तो नाम भी बोल देना मेरा काम है। तो देश में जनता जागरूक नहीं है, जिस वजह से आप जिस जगह में रह रहे हो वहां का कुछ न कुछ चीजें खराब है। कहीं पर सड़कें नहीं है, तो कहीं पर लाइट नहीं है, तार तो टंग गया, लाइनें नहीं है, चापाकल तो लग गया, पनिये नहीं है, सड़क तो बन गया है, गड्ढा भी भरवे नहीं किया है। समझ बात को? तो हर जगह ये स्थिति क्यों रही? क्योंकि जनता जागरूक नहीं है। जब वोट का समय आते हैं, नेता मंत्री जब आपके द्वार तक पहुंचते हैं और जो पेड़ धर लेते हैं, उनको बोलिए पेड़ न धरिए, कृपया रोड बनवा दीजिए, कृपया चापाकल करवा दीजिए, कृपया तारों में इलेक्ट्रिक दे दीजिए। समझ बात को? उस वही टाइम है, मौका जब आप करा सकते हो। नहीं तो चुनाव के बाद कोई आते हैं देखने के लिए? कोई नहीं आते। वही एक मौका है जिस समय आप सब, जितने भी आपके घर में आते हैं, जितने भी आप गांव में आते हैं, सबको कुछ कुछ काम दे दो। आप ये कर देना, आप ये कर देना, आप ये कर देना, आपको वोट देंगे, आपको वोट देंगे, आपको वोट देंगे। उसको क्या पता किसको वोट मिला है? और आप अपना काम करा लो। नहीं तो यहाँ पर क्या होंगे कि जब तक आप यहाँ पर जीवित रहिएगा, आपको वादा तो दिया जाएगा, वादा कभी पूरा नहीं होगी, और वही स्थिति रह जाएगा। आपके घर, मोहल्ला, दिशा सब कुछ बिगड़ता जाएगा। तो जनता की जागरूकता, यहाँ पर जनता की जागरूकता होना बहुत जरूरी है। लेकिन यहाँ पर जनता, चाहे कितनों हम पढ़ा लें, कितनों अच्छे अच्छे टीचर पढ़ा लें, कि जनता को जागरूक होना चाहिए। जनता जागरूक 2 मिनट अभी होंगे, फिर जाके फिर वही जनता क्या हो जाएंगे? सुत जाएंगे। तो जनता का जागरूक करना मतलब ये होता है क्या? ये कभी नहीं हो सकता है। ये जनता जागरूक कभी नहीं होएगा, कभी नहीं। इसलिए जनता को जागरूक अगर करना है तो उसको शिक्षित होना पड़ेगा। लेकिन शिक्षा भी कितना देर तक काम करेगा? क्योंकि जनता खुद से नहीं चाहता कि हम जागरूक हो। समझ बात को? अगर कहीं 500 दे रहा है तो कोई 1000 रुपया देने को तैयार है। समझ बात को? कोई 2000 देने को तैयार है। तो आदमी समय समय पर पैसे में बिक जाता है। इसीलिए जनता जागरूक नहीं है। जनता जब जिस दिन जागरूक होगा, उस दिन हमारा देश कुछ अलग ही दिशा में प्रगतिशील होंगे। चलते हैं आगे, इसको यही से रखते हैं। इसके बाद हम लोग कल को नेक्स्ट क्लास में इसको देख लेंगे। इसको यही तक।